हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। सर, एसपी सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मुंबई से बोल रहा हूँ सर। हाँ? मुंबई से। जी सर बताइए। हाँ सर, आप सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बोल रहे हैं, सदस्य बोल रहे हैं? जी मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी प्रदेश अध्यक्ष के प्रताप सिंह बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो कैसे हैं सर, ठीक हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। अच्छा सर, मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर बोल रहा हूँ। जी सर बताएं। सर, क्या रणनीति है आगे की, क्या मांग है, डिमांड क्या है सर? 1 तारीख को ब्लैक डे के रूप में आपने बोला है। जी जी सर। तो क्या ग्रेविटी है, कैसा क्या क्या डिमांड है आपकी? तो क्या हम सब रेलवे को समन्वय करें, बताएं अधिकारियों को। जी सर, हम 1 जनवरी को हमारे 11 राज्यों में हम ब्लॉक कर रहे हैं। जी जी। जिसमें अभी डिक्लेयर नहीं है कि कौन से राज्य में हम कहाँ ब्लॉक करेंगे, है ना? अच्छा। तो कौन कौन से स्टेशन रहेंगे ऐसा अप्रोक्स? अभी तो ऊपर से इतना कंफर्म आदेश नहीं है, लेकिन 11 राज्यों को हम लोग रोकेंगे। मेन जो शहर है जहाँ पर हम काम करेंगे। जी, जैसे जैसे मुंबई दिल्ली वगैरह शामिल रहेंगे। जी जी जी। अच्छा। तो इसमें सर अब मेन हमारी जो मांगे हैं, समान डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल एमएसपी, विधवा पेंशन, वीर नारी पेंशन, और ये जो युद्ध के दौरान हमारे जवान कैजुअल्टी हो जाते हैं, कैटेगरी जो मिलती है, ये उनको जो पेंशन कम, जैसे दुश्मन की गोली से अफसर और जवान साथ ही शहीद कैटेगरी हुए, उनका अंग कट गया तो जवान को 25,000 दे रहे हैं, अफसर को 2.5 लाख दे रहे हैं। ये सब विसंगतियाँ हैं वगैरह के संबंध में। हाँ, 1 रैंक 1 पेंशन, जो एमएसपी है, जो स्पेशल मिलिट्री भत्ता हमें दिया जाता है, अच्छा। वो तो रिस्क के अलाउंस जिसे कहते हैं। तो सबसे ज्यादा रिस्क तो रिस्क किसको है? भारतीय सेना में जवान को है। फ्रंट लाइन वर्कर सेना के अंदर कौन है? एकदम बिल्कुल सही है, जवानों को है सर। फ्रंट लाइन वर्कर सेना में जवान है, सिपाही है। आप आजादी, आज इतिहास उठा के देख लीजिए कि सेना के अंदर सबसे ज्यादा कैजुअलिटी किसकी है? जवानों की। तो जब जवानों की है तो जो रिस्क के अलाउंस है सबसे ज्यादा किसको मिलना चाहिए? जवान को मिलना चाहिए। तो जवान को तुम 5200 रुपए दे रहे हो और एक अधिकारी को आप 15,500 रुपए दे रहे हो। एक एमएनएस जो नर्स है, जो हॉस्पिटल में रहती है, जिसको डॉक्टर के लिखे हुए पर्ची से मरीजों की दवा करती है, उसको आप 10,500 दे रहे हो। ये कौन सा सर्कुलर हुआ सर? ये डिस्क्रिमिनेशन है जी। तो ये सब बहुत सारी जजों की सर। हाँ। आपने एक और मांग रखी है 3 जजों की। जी बिल्कुल, मैं सरकार से मेरा निवेदन है कि आप निष्पक्ष तरीके से रिटायर्ड 3 जजों की बेंच बैठा लीजिए, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। आप अपना पैनल बैठा लीजिए। ऑफिसर को अगर डाउट है कि हम अफसर के हकों के लिए नहीं मांग रहे हैं कि हमको अफसर का हक चाहिए, अगर उनको डाउट है वो अपना पक्ष रख ले। सेना, हम लोग अपना पक्ष रख देते हैं। हमारी जो समस्या है उसको आप देखिए, पटल में की सच्चाई क्या है। आजादी से लेके आज तक सर देखिए, हमारे देश के अंदर कितना विकास किया तुमने। संविधान में संशोधन कर दिया, सहायक सिस्टम नहीं खत्म कर पाई इंडियन आर्मी आज तक। आज भी हमारे जवान गुलाम बन के नौकरी कर रहे हैं सेना के अधिकारियों के साथ में। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है सर? हम 5G जनरेशन में जी रहे हैं और हमारा जवान आज भी सेना में अफसर के घर में जूता पॉलिश कर रहा है। ये आप एक लड़ाकू पाल रखे हो या गुलाम पाल रखे हो, ये बताइए। और वर्ल्ड की पहली इंडियन आर्मी है जो सेना के अंदर सहायक प्रथा ढो रही है। तो अच्छा, ये आपका ऑलरेडी चालू भी है ना, आपका जंतर मंतर पर 20 नवंबर से शायद? जी हमारा धरना, जी हमारा धरना चालू है सर। आज 3 से 11वां दिन। आपकी मांगों को हमारा ये कहना है, आपकी मांगों को हम प्रशासन के पटल पर रखेंगे। बिल्कुल। जो कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं उसका थोड़ा सा हमको बता देंगे। बिल्कुल सर, हम दिल्ली में इतने दिन से धरना कर रहे हैं। हमने संविधान के दायरे में रह के सर काम किया। हमने
इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, जिस 25 फरवरी को जब हमारा वहाँ पे ऑल इंडिया के पूर्व सैनिक एकत्रित हुए थे, लगभग 3 लाख से ऊपर पूर्व सैनिक वहाँ पे एकत्रित हुए थे। इतना बड़ा जत्था इकट्ठा हो, हमारे देश के अंदर इतने बड़े जनसंख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, तो कहीं न कहीं सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुँचाए हैं, आगजनी किए हैं, तब भी हम डिसिप्लिन के दायरे में रह के काम किए। तरीका यही होता है, सरकार की किसी भी संपत्ति को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया। हम जो भी कर रहे हैं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, भूख हड़ताल बैठ रहे हैं। मैं किसी सरकार की संपत्ति को नुकसान नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी है मेरी कि करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ऐसे सुन नहीं रही है। ये अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, सांसद विधायक अपने 10-10 पेंशन ले रहे हैं। एक जवान को पेंशन बंद कर दिया तुमने सीआरपीएफ का, जिसके सुरक्षा, एक जवान की सुरक्षा घेरे में संतरी से लेके मंत्री तक रह रहा है सर। देश का पूरा सीमाएं सुरक्षित है एक जवान की वजह से, आप उसी को पेंशन नहीं दे रहे हो तो किसको दोगे? नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता कि गाड़ी भी बाधित में हो और कोई होमनेसी से बात करके कोई बीच का रास्ता। अब बीच का रास्ता तो सरकार निकाल सकती है सर, भारत के प्रधानमंत्री निकाल सकते हैं, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री निकाल सकते हैं। उनको सबको पता है हमारी मांगे। हमने एक दिन में भारत के इतिहास का शायद इतिहास में पहला ऐसा हुआ होगा कि एक दिन में एक ही टाइम पे पूरे हिंदुस्तान के हर जिलों से भारत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा था हम लोगों ने। तो क्या वो ज्ञापन सरकार तक नहीं पहुंचे होंगे? हमने खुद राष्ट्रपति को डायरेक्ट लेटर हमारे पहुंचे हुए हैं। अब देखना ही नहीं है, आंख में पट्टी बांध के रखना है, सरकार सेना जवानों के बारे में सोचना नहीं है, लास्ट में जाके राजनीति करना है, तो कैसे काम चलेगा सर? कब तक हम बैठ के इंतजार करें? कोई बंदा शहीद हो गया, नहीं लिया। आपकी जो रिपोर्ट गई है तो उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, नहीं है कुछ भी पर, बिल्कुल नहीं लिया। लिए होते तो ये वही ने हमको ये तो बताओ कि हम इतनी मांगों पर काम कर सकते हैं, इतनी मांगों पे नहीं कर सकते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन का जो डिसीजन हुआ था वो हमने आपने डिबेट में देखा होगा, जनरल डीजी बख्शी साहब और कई अफसरों ने जब इसका पहला शुरू में हुआ कि 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए, तो इन्होंने बोला था कि ये जवानों के लिए चाहिए, क्योंकि जवान 60 साल तक नौकरी नहीं कर पाता है, ऑफिसर ऑलरेडी 62 साल नौकरी करता है। तो जब हमारे ये जवान के लिए था तो फिर ये 1 रैंक 1 पेंशन अफसर को क्यों दे दिया? हम कम से कम ये तो हम अफसरों को भी दिया तो जवानों को भी देना चाहिए भाई। जवान आप ऑफिसर को जो 1 रैंक 1 पेंशन का सर्कुलर था वो अफसर को 2.81 का हमारा था और 2.51 ऐसा कुछ था इनका अफसर का था, तो हम जवान वाला इन्होंने अफसर को दे दिया, ऑलरेडी उनका बढ़ गया। ऐसा नहीं तो बड़ी विडम्बनाएं हैं सर, बड़ी मजबूरी है। ये है कि हम लोग संविधान के दायरे में और संवैधानिक तरीके से काम करना चाहते हैं। मैं किसी अधिकारी, हम लोग कभी भी किसी पुलिस अधिकारी या किसी भी पुलिस महकमे से बदतमीजी नहीं किए। उनके से मुझे पता है कि हमारे भाई खड़े हैं, जो हमारे सामने खड़े हैं, जो हमें रोकने के लिए, वो हमारे भाई हैं। नहीं, इससे तो आपकी छवि बनती है ना सर। अच्छा है कि संविधान का अनुपालन करते हुए जो भी अपनी डिमांड है पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेप ले रहे हैं इससे क्या है, देखो आप भी जानते हैं कि रेलवे एक बहुत बड़ा प्रणाली है और इसमें अगर थोड़ा रुकती है तो बहुत दूर तक बात जाती है, हलचल होती है, लोग अब बाधित होते हैं, तरह तरह के कमेंट्स आते हैं, तरह तरह। कोई बीच का रास्ता ऐसा निकल जाए, रेल भी सुचारू रूप से चलती रहे और आपका काम भी हो जाए, तो हम तो ये मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि हमें ये कदम ना उठाना पड़े कि हमें इसमें सरकार की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुँचे। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार हमसे बात करे। 4 महीने पहले सर टिकट लेते हैं लोग, और एक गाड़ी में राजधानी जैसी गाड़ियों में हवाई जहाज जैसे किराए हैं सर, है ना, और मंत्री से लेकर संतरी तक रेलवे में यात्रा करते हैं, गरीब से लेकर बड़ा भी करता है। हमारा जो देखिए, हमारा संगठन किसी भी चीज को, जब हम आज 411वां दिन है जंतर मंतर में बैठे हुए, लगातार पंजाब में भी अभी हमने एक वार्निंग, एक सूचित रेल रोका था शंभूवाल में हमने शंभूवाल पे, जो पंजाब में अभी ट्रेन रोके थे 2 दिन के लिए, हमने एक सूचित रोका था, एक वार्निंग दिया था कि भैया मान जाइए, नहीं हम उग्र करेंगे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी सरकार नहीं मान रही। अगर इनको ये है कि हम इनके सीने में गोली चलाएं, हमारे बुजुर्गों के सीने में, हमारे रिटायर फौजियों को मारना चाहते तो मार दो, क्या करना है, मारना जिंदगी तो
रेस्पेक्टेबल चीज है आप लोग, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हमने देश की शान है हमने अपनी जवानी और जिंदगी दोनों देश के लिए कुर्बान कर दिया है। तो आज भी हम आपके अपने देश के लिए न्यौछावर हैं और रहेंगे। बस फर्क इस पर इतना है कि हमारे देश के अंदर सरकार ने आंदोलन में बातें नहीं मानी। कितने आंदोलनों की सरकार ने, किसान आंदोलन की बात इन्होंने मानी, जाट आंदोलन की बात इन्होंने मानी, गुर्जर आंदोलन की बात इन्होंने मानी, पाटिल आंदोलन की बात इन्होंने मानी। तो क्या सरकार देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद ही बात मानती है? अगर ऐसा ही वैध है तो फिर उसी कदम पे हमको भी मजबूर हो रहे हैं करने के लिए। हमने तो दो ही चीज मांगी है, इतना तो इनके ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा तो 300 करोड़ रुपए तो अभी एक ही विधायक के घर में संपत्ति इन्होंने पकड़ा है। ये 300 करोड़ का तो बजट भी नहीं जाएगा हमको अगर ये पेंशन हमारा रिलीज कर देंगे तो। चिंता का विषय तो है सर, करप्शन का तो थोड़ा है। और देश के हमारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैं बताता हूं, मैं इनकी एक दिन स्टोरी पढ़ रहा था। ये इनके पास में 3 एकड़ की जमीन थी, आज 3000 एकड़ का फार्म हाउस बना रखे हैं। कहाँ से लाए हैं ये? हाँ, वैसे कमाई तो की नहीं, कहीं पेमेंट तो है नहीं कोई इतना। भाई राजनीति अगर सेवा है तो फिर इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? सेवा है, लाल बहादुर शास्त्री जैसे करते थे, सेवा करते थे। तो बड़ा मुश्किल है सर। बस ये है कि अब लगे हैं, जो इनको करना होगा। हमारी तो राय ये है जी, प्रशासन का काम नहीं रखना चाहिए और आपकी उतना पूरा होना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं आपके राय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। फौजियों को बिल्कुल हम सलूट करते हैं और अपना आइकॉन मानते हैं, तो देश की रक्षा करते हैं हम जब भी आपकी वजह से हम सकून में है। बिल्कुल सर, मैं आपके बात का और आपकी राय का दोनों में स्वागत करता हूँ। और मैं दुखी हूँ और अंतरात्मा से दुखी हूँ कि आपने जो हमें राय दिया है बिल्कुल एक अच्छे समझदार व्यक्ति का सुझाव दिया है, जो होना चाहिए। लेकिन क्या करें, हमारे जो संविधान के चुने हुए जो चुनिंदे मंत्री और देश चलाने वाले बैठे हैं, उनको शायद ये दिमाग नहीं है इतना, इस वजह से हम लोगों को इतना कष्ट हो रहा है। बस नहीं, अपने पार्लियामेंट किसी सदस्य को बताना चाहिए था ना इन चीजों को, फिर हमारी चीजें रखिए। और ये सर देश के हम आपको बताएं, जितने भी सांसद हैं देश के अंदर, हर जिले के अंदर हर सांसद को ये लेटर सौंपा गया है, ज्ञापन सैनिकों के द्वारा हर सांसद को ज्ञापन दिया गया है ना? हाँ, हर सांसद को सर, पूरे भारत के अंदर, अंडमान निकोबार द्वीप, क्या नाम है आपके यहाँ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गंगटोक, मणिपुर, कहाँ इन जगहों से लोग निकल के ज्ञापन सौंपने दिए हैं। अब मान लीजिए, नहीं तो बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल ये जायज मांग है, कोई गलत मांग भी नहीं है इसमें, कोई पर्सनल फायदा भी नहीं है, कुछ नहीं है सर। हमको क्या, आप एक बताइए, एक 18 साल की लड़की विधवा हो जाती है, उसके 2 बच्चे हैं। 20 साल की लड़की एक विधवा हो जाती है, उसके 2 बच्चे हैं। और उस विधवा का वो अपने 2 बच्चों को क्या 20,000 की पेंशन से वो अपने बच्चों का जीवन चला सकती है? संभव ही नहीं है सर, आज के दौर में बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये बहुत दुख का विषय है। ये सिर्फ एक शहीद के घर में तब जाते हैं जब उसकी बॉडी आती है, और जलने के बाद उसके परिवार का क्या हुआ वो कभी कोई नहीं पूछता है। मजबूरी ये है, मजबूरी हमारी देश की ये है सर कि बेरोजगारी इतनी है, और लोग अपने देश के प्रति, बेरोजगारी के साथ साथ आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अपने देश के प्रति प्रेम रखते हैं, इसलिए सेना में सर्विस करते हैं। और नहीं तो क्या बताएं किस तरह से लोग कैसे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। बस अपने अंतरात्मा की बात आपसे बयां कर रहा हूं सर। और हम लोग जो स्टेप लेते हैं, आपकी भावनाएं समझ रहे हैं और बातों को भी समझ रहे हैं, भाव को भी समझ रहे हैं सर जी। ये दुख है, बिल्कुल इस चीज का तो दुख है। डिस्क्रिमिनेशन किसी लेवल पर नहीं होना चाहिए। और हमारी जो आर्मी है, रिटायर्ड पर्सन है, इनको जो भी डिमांड है, जो भी सुविधा ज्यादा से ज्यादा दी जाए। मैं तो कह रहा हूँ देश के बजट का ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च किया जाना चाहिए। आप एक बात बताइए सर, एक फौजी रिटायरमेंट हो गया, क्या सीआरपीएफ के जवान
उसकी कितनी कैजुअलिटी होती है, बकरे की तरह उनकी कैजुअलिटी होती है, किस तरह से वो मारे जाते हैं, किस नक्सलवाद से लड़ते लड़ते उनकी कंपनी उड़ गई, उनकी तुमने पेंशन बंद कर दी। दांतेवाड़ा वगैरह में कितनी घटना हुई थी। हाँ, दांतेवाड़ा में जब एक फौजी रिटायरमेंट होने के बाद वो 80 साल 70 साल मान लो जीता है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, वो कैसे जिएगा सर, ये बताइए। नहीं जी, पेंशन एक निधि होती है, वो पेंशन से लोग जो परिवार के जो और सदस्य हैं उनको लालच होती है कि इसको पेंशन आती है 25,000 रुपए, साला मर जाएगा तो इसको बचा के रखो, दवाई कराओ, सेवा करो, तो जब हम चलने लायक नहीं रहेंगे तब भी वो व्यक्ति हमारी इलाज कराएगा कोई न कोई कि चलो 25,000 पेंशन आ गई हमको मिलेगी, इसकी सेवा करते हैं। ये लोग नहीं करती भी है, आदमी जब भी करता है जब कुछ आता दिखता है। हाँ, करते हैं। अब तुमने पेंशन जवानी तो हमने खत्म कर दी फौज में भाग भाग के, घुटने कंडम कर दिए फौज में भाग भाग के। अब जो पेंशन हमारा निधि था, जो अपने घुटनों को पेंशन के द्वारा हम चलाते, किसी और के घुटनों में के दम दे करके, भैया हम तुम्हें 5,000 रुपए महीने देंगे, हमको घर से बाहर निकाल दो, अंदर कर दो, तो वो भी बंद कर दिए। तो इससे अच्छा तो तुम रिटायरमेंट के बाद गोली मरवा दो। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा चलो, हमारी शुभकामना है, लेकिन देख लेना जिसका रास्ता कोई होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और सर हमें सेवा का मौका दीजिए, मुंबई आइए कभी। मैं बिल्कुल सर। क्या नाम लिखते हैं सर आप? SP सिंह, सत्य प्रकाश सिंह। सत्य प्रकाश सर, मैं नंबर सेव कर ले रहा हूँ आपका। और अगर महाराष्ट्र में अगर हमारा मूवमेंट होता है जी जी, थोड़ा इशारा कर दीजिए तो हम जी साथ में बिल्कुल रहेंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हम तो आपको एक शब्द ये भी आया कि सर एक भी गाड़ी दिल्ली नहीं जाने देंगे, है ना। सर थोड़ा सा आप एक चीज जानते हैं कि फौजी आदमी जब जिद पे आता है तो चाहे उसको मार डालो, जब तक जिएगा तो यही बोलेगा हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, स्वाभिमान और बिल्कुल उससे तो रहते ही हैं, स्वाभिमान इतने दिनों से लड़ते है ना। मेरे भी घर में कई हैं फौजी हैं, आर्मी है, तो अपन भी चाह रहे हैं ना। जी जी। लेकिन रेलवे का थोड़ा सा हम यही बोल रहे थे कि हम इंटेलिजेंस वाले हैं, थोड़ा सा क्या है इंटेलिजेंस निकले या कुछ एक्टिविटी कुछ होती है गतिविधि तो बताते रहिए प्लीज। ओके ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। आइए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने से, दिल रूबरू हो गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।